सुबह का वक्त था। जॉइंट परिवार की रसोई में निशा, रीमा और नेहा तीनों पसीने से तरबतर होकर खाना बनाने में जुटी थी। सुबह सुबह का नाश्ता तैयार करके उन्होंने मेज पर लगाया ही था कि ननद प्रीति वहां आ टपकी। प्रीति ने पराठे का टुकड़ा मुंह में रखा और चिल्लाने लगी, हे भगवान, इसे पराठा कहते हैं या पापड़? इसमें नमक इतना कम है कि फीका लग रहा है और चाय में अदरक तो जैसे गायब ही है। मम्मी जी, आप इन तीनों बहुओं को जरा भी तमीज नहीं सिखा पाई। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया, धत तेरे की। तभी सास सुमित्रा देवी वहां पर आ गई और अपनी लाडली बेटी की तरफ लेते हुए बहुओं को सुनाने लगी। सही कह रही है मेरी प्रीति, तुम तीनों को एक ढंग की चाय बनानी तक नहीं आती। सारा दिन रसोई में पड़ी रहती हो, पर काम के नाम पर शून्य, नील बटे सन्नाटा। जब देखो तब घर की नाक कटवाने में लगी रहती हो। जी जी जी, अगर चाय और खाने में इतनी ही खराबी है तो प्रीति खुद बना कर खा ले। हम सुबह से काम में ही तो लगे हैं ना माँ जी। जुबान मत चलाओ बहू, बड़ी बदतमीज होती जा रही हो तुम तीनों। सुमित्रा देवी वहां से सीधे बालकनी में गई जहां उनकी खास पड़ोसन कमला खड़ी थी। सुमित्रा देवी ने कमला से चुगली शुरू कर दी। अरे कमला बहन, क्या बताऊं, इन तीनों बहुओं का घर में 1 इंच भी काम में ढंग से मन नहीं लगता। बस दिन भर चुड़ैलों की तरह लड़ती रहती हैं। सर दर्द कर दिया है इन्होंने मेरा। अरे सुमित्रा बहन, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं, सिर पर चढ़ाना नहीं चाहिए। उन तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों अमित, विकी और रोहित से जाकर शिकायत की कि माँ और ननद उन्हें बेवजह परेशान करती है, पर तीनों ही पतियों ने कान बंद कर लिए। अरे छोड़ो यार, माँ और बहन तो कुछ कहती ही रहती हैं। तुम लोग हर बात का पतंगड़ बना देती हो यार। विकी और रोहित ने भी अपनी पत्नियों की बातें अनसुनी कर दी और बोले कि वो खुद ही इन मामलों को सुलझा ले। ससुर रमेश जी एक कोने में चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। दोपहर का वक्त हुआ, बाहर झमाझम बारिश शुरू हो गई। छत पर परिवार के सारे कपड़े सूख रहे थे, जिन्हें भीगने से बचाने के लिए निशा, रीमा और नेहा तीनों भारी बारिश में भीगती हुई छत पर गई। उन्होंने बड़ी मेहनत से सारे कपड़े समेटे और नीचे लाई। तभी ननद प्रीति वहां पर आ गई और सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गई। प्रीति, जरा ये कपड़े की गठरी उठाकर अंदर रखवा दो, हमारे हाथ गीले हैं। मैं क्यों उठाऊं? मैंने थोड़ी कहा था कि बारिश में कपड़े सुखाने जाओ। वैसे भी ये कपड़े ढंग से सूखे नहीं हैं, इनमें से बदबू आ रही है। तुमने कोई मेहनत का काम नहीं किया है, सब बेकार है। सुमित्रा देवी ने तुरंत प्रीति की हाँ में हाँ मिलाते हुए बहुओं को फिर से सुनाना शुरू कर दिया। सुन लिया, बेटी ने बिल्कुल ठीक कहा है मेरी। तुम लोगों से एक ढंग का काम नहीं होता है, सारा दिन बस ड्रामे करवा लो। बहुएं अंदर ही अंदर सुलग उठी। उनका खून खौल उठा कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी बुराइयां हो रही है और जॉइंट फैमिली के नखरे खत्म नहीं हो रहे। अभी ड्रामा थमा भी नहीं था कि घर की घंटी बजी। दरवाजे पर बुआ जी मंजू देवी और फूफा जी जगदीश प्रसाद अपने 2 बड़े बड़े सूटकेस लेकर आ टपके। उनके चेहरे पर शाही नखरे साफ झलक रहे थे। अरे सुमित्रा, अरे प्रीति, अरे घर के किसी सदस्य को हमारी परवाह है या नहीं? बाहर कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है। हमें ऑटो में आने में कितनी तकलीफ हुई। फूफा जी ने भी आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सुनो भाई, अरे मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता। मेरे कपड़े एकदम कड़क प्रेस होने चाहिए, तभी पहनूंगा, वरना मैं इसी हालत में बैठा रहूंगा। और मेरे नहाने के लिए गुनगुना पानी चाहिए। और सुनो बहुओं, मेरे खाने का खास ख्याल रखना। मैं आम, तेल या सब्जी नहीं खाती हूँ। मेरे लिए खाना सिर्फ शुद्ध तिल के तेल में ही बनना चाहिए, वरना मेरा पेट खराब हो जाता है। तीनों बहुओं निशा, रीमा और नेहा के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। अब फूफा जी के लिए अलग कपड़ों और प्रेस का झंझट, बुआ जी के लिए अलग से तिल के तेल का खाना। उस घर का नौकर छोटू सबकी सेवा में भागा भागा फिर रहा था, लेकिन नखरे कम नहीं हो रहे थे। मेहमानों के आने के दूसरे दिन घर का लिविंग रूम अब पूरी तरह से मेहमानों से भरा हुआ था। इसी वजह से वो किसी कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका था।
बुआ जी और फूफा जी ने अपने दोनों बड़े सूटकेस बीच हॉल में खोल कर रख दिए। उनके कपड़े, पुरानी फाइलें, पूजा का सामान, दवाइयां और अचार के डब्बे पूरे फर्श पर इस तरह से फैल गए थे कि पैर रखने की जगह नहीं बची थी। शाम को जब परिवार के बाकी लोग वहां से निकले तो निशा ने बड़े अदब से कहा, बुआ जी, फूफा जी, ये सारा सामान बीच रास्ते में फैला हुआ है, कोई गिर सकता है, इसे थोड़ा सूटकेस में समेट कर रख लीजिए। अरे बहू, हम मेहमान हैं, कोई रोज रोज थोड़ी आते हैं। हमारा सामान ऐसे ही फैला रहेगा, तभी तो घर में रौनक होती है कि मेहमान आए हैं। सुबह उठकर खुद समेट लेना, हमें अभी आराम करना है। इतना रोना क्यों रो रही हो? तुम तीनों का काम ही क्या है घर में? दिन भर खाली ही बैठी रहती हो। अरे थोड़ा बहुत काम करोगी तो हाथ नहीं घिस जाएंगे तुम्हारे। रात के करीब 2 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन लिविंग रूम में वो फैला हुआ कचरा और सामान वैसा का वैसा पड़ा था। कोई मेहमान या परिवार का सदस्य अगर रात को पानी पीने भी उठता तो उसका टकराना तय था। थकी हारी निशा, रीमा और नेहा तीनों आधी रात को उठी और चुपचाप लिविंग रूम में आई। फर्श पर बिखरे कपड़ों का ढेर, दवाइयों की शीशियां और कागजों को देखकर उनका खून खौल उठा। देख लो इन बुआ फूफा की करतूत को। दिन भर हमने ताने सुनी और अब आधी रात को हम इनका कचरा साफ कर रही हैं। अगर मैंने एक शब्द भी कहा तो सुबह सासू माँ फिर से महाभारत शुरू कर देंगी। इन दोनों बूढ़ों ने तो नाक में दम कर रखा है। ना ये खुद ही तमीज से रहते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं। मुझसे अब ये और सहन नहीं हो रहा। निशा ने दोनों को चुप करवाया और खुद कचरा समेटने लगी, लेकिन उसके मन में एक बड़ा तूफान उठ चुका था। उसने तभी तय कर लिया कि अब इन सबको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। रात के 2:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन बहुओं के दिमाग में बगावत की आग भड़क रही थी। निशा ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और अपनी योजना समझानी शुरू कर दी। सुनो रीमा, नेहा, बहुत हो गया ये रोज रोज का ड्रामा। सुबह से शाम तक हम पिसती हैं, ननद प्रीति ताने मारती है, सास चुगली करती है, पति हमारी बात सुनते नहीं जैसे बहरे हो, और ऊपर से फूफा जी, बुआ जी हमें आधी रात को नौकरों की तरह नचा रहे हैं। अब अगर हमने एक कड़ा कदम नहीं उठाया तो ये लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। बताओ निशा दीदी, अब क्या करना है? मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, इन सब की हेकड़ी निकालनी ही पड़ेगी। हाँ बोलो, क्या प्लान है आपका? आज रात ही तय कर लेते हैं। प्लान बहुत ही सिंपल है, लेकिन खतरनाक है। कल सुबह से हम तीनों घर का कोई काम नहीं करेंगे। ना रसोई में चूल्हा जलेगा, ना झाड़ू पोछा होगा, और सबसे बड़ी बात, हम अपनी तरफ से एक पत्ता भी नहीं हिलाएंगे। जब तक घर के लोग और ये मेहमान खुद अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। सब्जी से लेकर फिनाइल तक सब कुछ हमें महंगा और ब्रांडेड चाहिए, तभी काम करेंगे। जब ये लोग काम होने के बाद में नखरे कर सकते हैं, तो हम काम करने में नखरे क्यों नहीं कर सकते? वाह निशा, क्या दिमाग लगाया है तूने। मजा आ जाएगा जब इन सब की अकल ठिकाने आएगी। कल सुबह का सूरज इन सब के लिए नया झटका लेकर आएगा। सुबह जब सूरज निकला तो घर का नजारा कुछ और ही था। नाश्ते का वक्त हो चुका था, लेकिन रसोई में ताला लगा हुआ था। सुमित्रा चिल्लाते हुए रसोई की तरफ दौड़ी। अरे बहुओं, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? बुआ जी और फूफा जी भूखे बैठे हैं। प्रीति, जा देख ये सब क्या हो रहा है। निशा, रीमा और नेहा तीनों बड़े आराम से लिविंग रूम के सोफे पर पैर रखकर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर गजब का सुकून था। माँ जी, आज रसोई बंद है। जब तक बाजार से ऑर्गेनिक और ब्रांडेड सब्जियां नहीं आएंगी, तब तक चूल्हा नहीं जलेगा। इस गली की लोकल सब्जियों से हमारी सेहत खराब हो जाती है, और अब हम और रिस्क नहीं ले सकते। अरे ये क्या बकवास है? मुझे अभी नाश्ता चाहिए। मेरे लिए तिल के तेल में बनी स्पेशल चीजें लाओ। जाओ। चुप रहिए फूफा जी, बिना महंगे और ब्रांडेड फिनाइल के घर में झाड़ू पोछा नहीं होगा। जाओ पहले बाजार से अच्छी कंपनी का महंगा फिनाइल मंगवाओ, तभी फर्श चमकेगा, वरना कचरे में सड़ती रहो। और फूफा जी के कपड़े प्रेस करवाने हैं तो पहले ड्राई क्लीन वाले को एडवांस पैसे भेजो। घर की प्रेस से हम कपड़े प्रेस नहीं कर पाएंगे, खराब हो गई तो कौन रिस्क लेगा? घर के सारे सदस्य ये सारी बातें सुनकर सुन रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो शांत रहने वाली 3 बहुएं
ऐसी अचानक ही बगावत पर उतर आएंगी। 2 दिन बीत गए, घर में ना तो चूल्हा जला ना पोछा लगा और फूफा जी बुआ जी के नखरे सर चढ़कर बोलने लगे। भूख से सबका बुरा हाल हो गया था। फूफा जी बिना प्रेस के कपड़े पहनने को मजबूर हो गए और बुआ जी को भूखा बैठना पड़ा और आखिरकार उन्होंने जिस भी तेल में सब्जी बनी थी चुपचाप उससे खाना भी खाया। सुमित्रा देवी रोनी सूरत लेकर बहुओं के पास गई और बोली, अरे हाथ जोड़ती हूँ तुम तीनों देवियों के आगे, माफ कर दो हमें। अब हमें समझ में आ गया है कि तुम तीनों पर कितना अत्याचार कर रहे थे हम। प्रीति और हम लोग रोज तुम्हें ताने देते थे और बुआ जी फूफा जी के नखरे तो हमारी भी नाक में दम कर चुके हैं। अब घर का ये हाल देखकर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुम तीनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। तीनों पतियों ने भी अपनी पत्नियों के आगे हाथ जोड़ लिए। हमें माफ कर दो निशा, हमने कभी तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की और माँ बहन की तरफदारी करते रहे। आज तुम्हारी इस हड़ताल ने हमारी आंखें खोल दी। बुआ जी और फूफा जी ने भी अपने सूटकेस उठाए और चुपचाप बिना कुछ खाए ही वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। घर के सभी सदस्यों को समझ में आ चुका था कि घर की वो 3 समझदार और सभ्य बहुएं ही घर की नींव थी। जैसे ही उन लोगों ने अपने हाथ खड़े किए तो पूरे घर का संतुलन डगमगा गया। निशा, रीमा और नेहा ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और अपना मास्टर स्ट्रोक पूरी तरह कामयाब हो चुका था ये देखकर खुश हुए। हम तो बस आप लोगों को ये समझाना चाहते थे कि हम सारे काम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम भी काम करने में नखरे करने लगेंगे और जैसे आप काम होने के बाद नखरे करते हैं वैसे ही नखरे हम करेंगे, तब आपको हमारी जगह पर वो एहसास होगा जिसे हम अब तक बर्दाश्त कर रहे थे। माँ जी, हमारी ननद प्रीति चाहे तो हमारी मदद भी करवा सकती है, लेकिन जब भी हमसे कोई भी काम गलत होता है तो वो हमारी मदद करवाने की जगह उस काम में हमारी दूसरी सास बनकर नखरे निकालती है। और हमें सबसे बुरा तो तब लगता है माँ जी, जब आप अपनी बेटी की तरफदारी करने के लिए हमें नजरअंदाज करती हैं और पड़ोसियों से हमारी चुगलियाँ करती हैं। ये पूरी तरह से गलत है बहू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अगर सच में तुम तीनों ने नखरे करने शुरू कर दिए तो इस घर का पूरा संतुलन डगमगा जाएगा। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी और ना ही इस घर में होने दूंगी। और हाँ प्रीति, तू भी खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अभी के अभी अपनी तीनों भाभियों से माफी मांग। अब से तू भी उनके साथ बराबर से काम करवाएगी। अरे कल को तुझे भी तो ससुराल जाना है। प्रीति भी अब नजरें झुकाकर अपनी भाभियों के पास आती है और बड़े प्यार से उनसे माफी मांगती है। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दो। वो माँ के साथ रहकर मुझे भी गुस्सा करने की ना आदत पड़ गई थी। जब भी मैं आप लोगों पर गुस्सा करती तो माँ भी मेरी हाँ में हाँ मिला देती। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं इस घर की लीडर हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब आप तीनों ने नखरे करने शुरू कर दिए तो हमें समझ में आया कि हम बाकी परिवार के सदस्यों के नखरे तो आपके नखरों के आगे पानी कम चाय हैं। आप मुझसे बड़ी है। मैं आज के बाद में आप लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं करूंगी। जो गलत किया उसके लिए माफी मांगती हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है प्रीति। तुम हमसे छोटी हो और परिवार के छोटे सदस्यों को छोटों की तरह रहना चाहिए। घर की दादी बनने की जरूरत नहीं है। कल को तुम भी किसी ससुराल में शादी करके जाओगी और वहाँ जब तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव होगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे नखरों की वजह से तुम्हारी भाभियों ने क्या क्या झेला है। खैर ये सब छोड़ो, अंत भला तो सब भला। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। अब तो जॉइंट फैमिली में भी नखरे बंद हो गए हैं। माँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम प्रीति को भी बिना नखरे वाली बहू बनने की ट्रेनिंग देंगे, ताकि अगर उन्हें जॉइंट फैमिली नखरे करने वाली मिली तभी वो अपने नखरे दिखाएं, वरना बड़े प्यार से हम तीनों की तरह एक अच्छी आदर्श बहू बने। नेहा की बात सुनकर सभी परिवार वाले हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से अब प्रीति भी तीनों भाभियों के साथ बढ़ चढ़कर उनकी मदद करवाया करती। ये सब कुछ देखकर सुमित्रा को भी बहुत अच्छा लगता। अब सुमित्रा कभी भी बालकनी में खड़ी होती तो पड़ोसियों से अपनी बहुओं की सिर्फ और सिर्फ तारीफ करती और उस दिन के बाद से जॉइंट फैमिली के नखरे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और इस तरह से जॉइंट फैमिली के नखरों से परेशान 3 बहुओं को आखिरकार राहत की सांस मिल ही जाती है।